हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और इसके लिए बहुत ही जबरदस्त टीम आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रही होगी और आप इन लोगों से बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस भी हैं और आप इनकी क्लासेस रेगुलरली ले भी रहे हैं। जैसा कि हमारा जो चैप्टर है वो है सेल वाला, है ना। और क्लास 8 के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सी बार समझाया भी है और बताया भी है कि भाई ये जो सेल वाला चैप्टर है 8th क्लास के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे भी हमें बायोलॉजी के अंदर सेल वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहीं से ही हमारा बेस को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे तो हमें 9th क्लास के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओके, आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास नंबर 8 जो हमारी पूरी की पूरी सेल के ऊपर आधारित है। और इसके अलावा आज जिन जिन स्टूडेंट हमारे साथ में नए जुड़ेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले तो हम पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रैक्टिस सेट। और जो हमारे पिछले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं हर क्लास के बाद में एक प्रैक्टिस सेट देता हूं, एक स्कूल के लिए और प्लस इसके अलावा ओलंपियाड्स के लिए उनको होमवर्क देता हूं। अगर उन बच्चों ने उस होमवर्क को किया होगा बहुत ईमानदारी के साथ में, तो मैं आप लोगों से गारंटी के साथ में कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो बच्चे आज नए जुड़ने वाले हैं और अगर इसको बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही बिल्कुल धैर्य के साथ में सुनेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो खुद ब खुद सोल्व कर पाओगे इजीली। तो बेटा अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिवीजन वाला सेक्शन और प्लस प्रैक्टिस वाला सेक्शन। ओके, जो बच्चे पुराने हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, जो हमने सेल से रिलेटेड जो 7 क्लासेस से पहले ली है एक बार आप उन क्लासेस को ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको एक एक सेल के ऑर्गेनल और सेल के बारे में आप लोगों को आइडिया लग जाए। स्टार्ट करते हैं आज हम हमारी क्लास नंबर 8 सेल के ऊपर आधारित है बेटा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो बताना चाहता हूं, इन चीजों से आप बहुत अच्छी तरीके से मुखातिब होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स अवेलेबल करवाए हुए हैं। इसके लिए बेटा आप लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे कोडेड हैं। देखो 6 क्लास के लिए अलग है t.me/ttb06, 7th क्लास के लिए अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th क्लास के लिए अलग है, 10th क्लास के लिए अलग अलग हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप अपना कोड अप्लाई करते हो तो टेलीग्राम पे जितने भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन फटाफट से। जैसा कि हमारी आज जो 8th क्लास है, 8th क्लास का कोड मैं आप लोगों को बता देता हूं t.me/ttb0008 t.me/ttb08 फॉर क्लास 8। ये तो रही बात बेटा सैंपल पेपर्स की। अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी बात जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूं कि जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है उसके हिसाब से आपको यहां पे अपनी क्लास चूज करनी है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और भी ज्यादा मजे लेने हैं तो आपको करना क्या होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है www.talkingtextbooks.in पे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को 6 क्लास का दिया हुआ है, 6 क्लास के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। जो हमारा कोर्स है वो 9000 में अवेलेबल है, जिसके अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क चेकिंग, डेली क्विजेस प्लस इसके अलावा पेरियोडिक पेपर्स आप लोगों को वहां पे अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एक तरीके से एक पर्सनल अटैचमेंट यहां से मिलेगा। जब आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये 2nd नंबर का पेज आप लोगों के सामने नजर आएगा और ये है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाला पेज, क्योंकि यहां पे आप लोगों के लिए है 30% डिस्काउंट अवेलेबल। 30% डिस्काउंट अवेलेबल है बेटा, बिल्कुल 30% डिस्काउंट है, जो आपको कोर्स 9000 की जगह कितने में मिलेगा,
6300 में अवेलेबल हो जाएगा। सोचिए, जिसके अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस और इसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे सब क्लियर किए जाएंगे। तो बेटा आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को 30% डिस्काउंट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है, यहाँ पे ये वाला कोड अप्लाई कर देना है, VR लाइव। ओके, ये वाला जैसे आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको 30% इजीली मिल जाएगा और आपके अमाउंट में से 2700 डिडक्ट हो जाएंगे और आपको ये कोर्स कितने में मिल जाएगा, 6300 ओनली में। ओके, जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे, बाय पैकेज पे जाने के बाद में 3rd नंबर का पेज आएगा, ताकि आप इजीली अपनी सुविधा अनुसार जिससे भी चाहो वैसे पे कर सकते हो। ओके, फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे बहुत प्यारे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, 9549041111। आई होप आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है बेटा और बहुत रीजनेबल प्राइस है। देखिए 6300 में आप लोगों को बहुत सारी चीजें दी जा रही है, प्लस इसके अलावा जो मैं यहाँ पे क्लासेस के अंदर आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह दे रहा हूं, इसके अलावा आप लोगों को सैंपल पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं, प्लस इसके अलावा अगर आप ये पैकेज खरीदते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। जो एक्सरसाइज हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, किस किस क्वेश्चन को किस किस पेपर में पूछा गया है, कौन कौन से पेपर में पूछा गया है और कौन से ईयर में पूछा गया है, वो तक उसके अंदर अवेलेबल है। जब आप फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की, वो थोड़ी सी मॉडरेट है। फिर उसके बाद में जो एक्सरसाइज नंबर 3 आती है वो पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन प्लस इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना अपने आप बढ़ जाएगा। बेटा फटाफट से देखो, अगर इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को क्या करना है, 9549041111 पे कॉल करना है और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे फटाफट से। ओके, मुझे लगता है हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है, जो आज मैंने आज जैसा आप लोगों को बताया है कि हम आज सेल की क्लास 8th लेने वाले हैं और जिसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, रिवीजन देखेंगे प्लस इसके अलावा प्रैक्टिस वाला सेशन देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में पुराने हैं उनको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वो तो इसको करेंगे ही करेंगे। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बहुत जरूरी है भाई, फटाफट से करिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप से थोड़ा सा तो वादा करना जरूरी है, वो बोलते ना संकल्प करना, ठीक है, संकल्प करवाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया होगा मुझे लगता है, चले आगे। चलो ठीक है, जो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, सेल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से सुनते आ रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, सेल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सेल के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को मेरे को एक ही बात कहोगे, सेल इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, या आप ये कहोगे सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं उन लोगों को क्या बताता हूं। सेल जो है एक सेला वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम होता है। सेल की डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, रॉबर्ट हुक साहब है। ओके, इन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी के पीछे बहुत कहानी जुड़ी हुई है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक कॉर्क सेल लिया, कॉर्क सेल की छोटी छोटी स्लाइस करते चले गए और छोटी स्लाइस को करने के बाद में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इनको किस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर आई उसके अंदर। एक बार यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जब इन्होंने उस कॉर्क सेल की स्लाइस को लिया और लेने के बाद में जब माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया और माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया तो माइक्रोस्कोप के अंदर उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर आई, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, है ना।
और इसके बीच में एक छोटी सी स्ट्रक्चर और नजर आई। अब आप लोगों को जो ये वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम रॉबर्ट हुक ने नाम दिया इसको सेल, जो किससे मिलकर के बना हुआ है, सेला वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, रूम। हम कह सकते हैं छोटा रूम, स्मॉल रूम, या कई जगह पे आपको इसका वर्ड कंपार्टमेंट भी नजर आएगा। अरे भाई छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के तो एक बिल्डिंग तैयार होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी है, छोटी छोटी सेल से मिलकर के टिश्यू बने हुए, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। फटाफट से देखो, और इसके बारे में जो इन्होंने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी वो किसमें लिखी थी, इन्होंने सारी की सारी माइक्रोग्राफिया में लिखी थी, और माइक्रोग्राफिया बुक आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रही होगी। ओके, मुझे लगता है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, नहीं हो रहे? होने की जरूरत है ही नहीं यार, अभी हम लोग जो है बहुत अच्छा प्रैक्टिस लेने वाले हैं, शानदार शानदार बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने वाले हैं, है ना। बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं फटाफट से। जो स्टूडेंट्स पुराने हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको लग रहा होगा सर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नो प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट हमारे साथ में आज नए हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत आती है तो एक बार वो पुरानी वाली क्लासेस भी देख सकते हैं, वैसे तो मैं आने नहीं दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में क्या हुआ बेटा, सेल की डिस्कवरी तो हो गई थी, सेल की डिस्कवरी तो हो चुकी थी, लेकिन सेल की डिस्कवरी के बाद में सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दो साइंटिस्ट हुए, दो साइंटिस्ट जो हैं आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे, एनजी स्लाइडेन एंड टी स्वान। दोनों के दोनों जर्मनी के थे, एक जूलॉजिस्ट हुआ करते थे, एक बोटेनिस्ट हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर के क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई सेल की डिस्कवरी हो चुकी है लेकिन सेल थ्योरी नहीं आई, अपन एक काम करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देते हैं, माइक्रोग्राफिया से उसका रिलेशन नहीं होगा, और अपन क्या करते हैं अपनी सेल थ्योरी दे देते हैं। मार्केट के अंदर इन दोनों का नाम बहुत अच्छे से चमकने लगा, एनजी स्लाइडेन एंड टी स्वान, हर जगह इन्हीं का ही परचम हुआ करता था। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि भाई एक बार बताओ, आपने बता तो दिया कि सेल जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ओके, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए। तो हमें तो ये बता दीजिए कि सेल आई कहां से, लेकिन ये दोनों के दोनों इस वर्ड पे आकर के अटक गए, ये नहीं बता पाए कि सेल आई कहां से। तब मार्केट के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट विर्चो, जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। रॉबर्ट विर्चो इतने प्यारे इतने शालीन आदमी थे जिन्होंने बताया कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, मतलब ये कि जो नई सेल अराइज हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रही है। कहने का मतलब ये कि आप लोग आए हो, कहां से आए हो, ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा के थ्रू आए हो, अपने मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करती है ना इस दुनिया के अंदर, उसी से ही नई सेल आ रही है। भाई पहले से ही मम्मी पापा है ना, तब जाकर के तो हम लोग आए इस दुनिया में। ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर से भगवान ने टपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से तो सिर्फ बारिश टपकती है, सीधी सी बात, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और बिल्कुल सही बात थी, यही चीज इन्होंने बोली। बस फटाफट से देखो, रॉबर्ट विर्चो, हो गया, चलो ठीक है। रॉबर्ट विर्चो ने जैसे ये स्टेटमेंट दिया तो मार्केट के अंदर एक नई सेल थ्योरी आ गई, क्योंकि पुरानी सारी की सारी जो सेल थ्योरी थी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी कि भाई अब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जब रॉबर्ट विर्चो ने इतना अच्छा स्टेटमेंट दे दिया है और सेल के बारे में जो कंफ्यूजन था वो सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, तो अब इसके बाद में कौन सी सेल थ्योरी आएगी, मॉडर्न सेल थ्योरी आएगी। और मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो आप लोगों के पीछे मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, एक स्टेटमेंट जुड़ गया था, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसी से ही मॉडर्न सेल थ्योरी में एक नया विचार आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहां पे देखिए फटाफट से, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी थी बेटा ये। अब उसके बाद में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा धैर्य बना के चलेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। व्हाई इज द सेल थ्योरी बेटर देन द मॉडर्न सेल थ्योरी, बताइए। आप लोगों को मैंने
सेल थ्योरी के बारे में भी आइडिया दे दिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आप लोगों के पास में एक छोटा सा डाउट है, वो ये कि भाई व्हाई इज द सेल थ्योरी बेटर देन द मॉडर्न सेल थ्योरी? क्यों 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 बताइए, मैं तो बताऊंगा ही सही। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, बताइए। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग देख चुके हैं ना, एक बार पीछे जाने की जरूरत है। देखो मॉडर्न सेल थ्योरी तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी, चलो ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। बस अब आ जाओ फटाफट से, अब दें इसका आंसर। देखिए अगर हम बात करें कि क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा अच्छी है, तो उसका रीजन ये है, द मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल प्रिंसिपल इज बेटर देन द सेल थ्योरी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। सेल प्रिंसिपल सीधी सी बात है मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके, एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट द ऑल लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा था कि भाई कंप्लीट तो है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज छूटी हुई है, कमी है, लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी ने इसकी कमी को पूरा कर दिया, जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सेल प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट्स नियरली ऑल द मॉडर्न फाइंडिंग ऑफ अ सेल, ओके। चले आगे, चले आगे, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में अगर हम बात करें, देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो हमारी पिछली 7 क्लासेस के अंदर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी मैं प्रोकैरियोटिक वर्ड बोलूंगा, यूकैरियोटिक बोलूंगा, तो कुछ सेंटेंस, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो फिक्स होंगे और फिक्स ही रहेंगे, और लास्ट तक इस क्लास के लास्ट में भी आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड जो है एज इट इज नजर आएगा। चाहे आप 9th क्लास में चले जाएं, चाहे आप इससे सीनियर क्लासेस में चले जाएं, ये फिक्स है, फिक्स ही रहेगा। वही चीजें हम लोगों को आज समझनी है। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब यह है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अनडेवलप्ड है, सीधी सी बात, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बेटा, वो होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हम हमारी बात करें तो हम कौन सी सेल हैं, हम यूकैरियोटिक हैं, ओके। एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे। एनिमल्स वगैरह की अगर अपन बात करते हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे। फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे यहीं पे क्लियर कर लीजिए फटाफट। अब थोड़ा सा स्पीड में लेंगे बेटा, चलें, ओके। देखो अब हम बात करते हैं, सेल की डिस्कवरी होगी, सेल थ्योरी के बारे में लोगों ने बता दिया। सेल थ्योरी के बारे में बताने के बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो कई बार आप लोगों को नजर आएगा यार यूनिसेल्युलर भी होता है और मल्टी सेल्युलर भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पर हम लोगों ने उस सेल को डिवाइड किया है। यूनिसेल्युलर की बात करें तो यूनिसेल्युलर के अंदर क्या होगा, एक ही सेल होगी जो किसके लिए होगी, वाइटल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और हम बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर जैसा हमारा ऑर्गेनिज्म है, हम हमारी बात करें ना भाई, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, तो पूरा का पूरा अलग अलग सबका काम है। अगर हम बात करें अमीबा, तो अमीबा के अंदर एक ही सेल होती है और एक ही सेल के थ्रू सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। 7th क्लास हम पढ़ करके आए हैं, 7th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, याद हो तो, न्यूट्रिशन, वहां पे पूरा का पूरा क्लियर करा था अमीबा के बारे में, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेल साइज और सेल शेप के बारे में। भाई सेल की डिस्कवरी होगी, लेकिन अब लोग बागों के पास में ये था सवाल कि भाई हम एक काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल वगैरह को डिस्कवर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल शेप को हम डिस्कवर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, तो उसमें हम बात करते हैं किसकी,
ऑस्ट्रिच एग की। ठीक है, सेल शेप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेल शेप देखो बहुत टाइप की होती है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फ्लैटेंड होती है, कोलिमिनर होती है, डिस्कोइडल होती है। डिस्कोइडल की अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने कई बार वीडियोस वगैरह देखी होगी, तो उसके अंदर जो आरबीसीज होती है वो कैसी होती है, डिस्कोइडल लाइक शेप होती है, डिस्क लाइक शेप होती है ना, इलोंगेटेड होती है और ब्रांच्ड होती है। चले आगे, ये सेल साइज थी और ये सेल शेप के बारे में हम लोगों ने बताया। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल। भाई प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स की जो बाहर की जो लेयर आपको नजर आ रही है वो है क्या, सेल वॉल, जो कैसी होती है, फुली परमिएबल होती है। ध्यान रखना, ये वर्ड मैं आप लोगों से वापस बताऊंगा कि वापस से पूछूंगा भी सही कि भाई फुली परमिएबल का मीनिंग क्या है, इम्परमिएबल का मीनिंग क्या है और सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या है। ये सारे के सारे वर्ड हमारे कहीं ना कहीं काम आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। फुली परमिएबल का मीनिंग होता है, सीधी सी बात है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई भी जा सकता है कोई भी आ सकता है, उसको परमिएबल भी कहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें जो टर्म हमारे पास में आती है वो है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल ना तो कोई आएगा ना कोई जाएगा, सीधी बात, इम्परमिएबल, ना आने देना है ना जाने देना है, खत्म। सिलेक्टिवली परमिएबल वर्ड ही अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को ही आने और जाने की परमिशन दी जाएगी, सीधी सी बात। और सिलेक्टिवली परमिएबल की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में नजर आएगा वो है सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आप लोगों को फटाफट से बता दूं, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करता हूं मैं तो इसकी डिस्कवरी की थी नेगली ने। और सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ये किससे मिलकर के बनी हुई है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक टर्म छोड़ी है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। अब एक बात बताइए, इस सेल के पास में एक और सेल होगी, इस सेल के इधर भी एक और सेल होगी, या बहुत सारी सेल होगी तब जाकर के जो टिश्यू बनेगा ना। तो ये आपको जो होल नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितने भी मटेरियल का आवागमन है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है। फटाफट से देखो, अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे बताइए फटाफट। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की कि सर यहां पे हमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आ रही है तो आप मुझे अभी के अभी बता दो। हो गया, चलिए ठीक है, हो गया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो किसके थ्रू हैंडल होते हैं, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही हैंडल होते हैं। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट फटाफट से हमारी स्लाइड पे आते हैं। न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों को पीछे नजर आ रहा होगा, जो बाहर की तरफ जो लेयर है उसे कहा जाता है क्या, न्यूक्लियर एनवलप। इसके अंदर जो मेन जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रोमोसोम। आपने सुना होगा कि हमारी जो शक्ल है या हमारे आईज का कलर है या हमारे हेयर वगैरह की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से, डीएनए वगैरह की वजह से, जीन्स वगैरह की वजह से, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर अपन इंपॉर्टेंट बात करें तो फटाफट से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कंटेंट डीएनए, क्योंकि हेरिडिटरी के लिए काम आता है। सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है। यूजुअली एजियस ऑर्गेनल टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। और एक सेल के पास में एक ही न्यूक्लियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है। नेक्स्ट फटाफट से हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, कोलिकर ने की थी, और नाम दिया था इसको बेंडा ने। नेक्स्ट हम बात करें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी होती है। क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे ही क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। और ये भी कैसी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में प्लास्टिड को देखते हैं। प्लास्टिड, जिसका कि आप लोगों को पता होगा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, वो
उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखिए फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा, और जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रेना। और अगर एक को मैं पिक कर लूं तो इसे कहा जाएगा ग्रेनम, और एक कोइन की बात करें तो उसे कहा जाता है थाइलेकोइड। ओके, फटाफट से देखिए, स्ट्रोमा की अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होता है, ग्रेना की अगर अपन बात करें लेमुलर सिस्टम है। ओके, और अगर हम बात करें ईच ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 100 राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और अगर एक को पिक कर लिया जाए तो उस कंपोनेंट को कहा जाएगा थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड की, अब इस थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है बेटा? 230 क्वांटासोम्स होते हैं, जो किसको कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, फटाफट से देखो, आगे बढ़ेंगे फटाफट यार। चलिए ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की अगर अपन बात करते हैं, ये कलर पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट है? कलर प्लास्टिड होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर है, फ्रूट्स वगैरह हैं, इनको कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? स्टोर करने का काम होता है। कलरलेस प्लास्टिड होता है सिर्फ और सिर्फ, देखिए इसकी भी अगर टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं 3 टाइप हैं, ये स्टार्च को, ये फैट को, और ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। फटाफट फटाफट देखते चलो जाओ। चलिए ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के साथ में जिसका अटैचमेंट होता है उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी? पोर्टर, क्लाउड एंड फोलन ने की थी। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसकी, तो इसकी 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है रफ ईआर, एक होता है RER। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सॉरी रफ ईआर और ACR है ना। रफ ईआर की अगर हम बात करते हैं तो इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम होगा ऑब्वियसली। चले आगे, चलिए ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास में ऑर्गेनल आता है, वो है गोल्जी अपैरेटस। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, लेकिन उसके पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्जी अपैरेटस करेगा। और गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी किसने? कैमिलो गोल्जी, कमीना गोल्जी नहीं, कैमिलो गोल्जी। चलिए ठीक है, देखिए फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इट इज सेक्रेटरी इन नेचर। हेल्प करती है किसमें? मिडिल लेमिला में हेल्प करती है, फॉर्मेशन लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, हेल्प इन मेलानाइन एंड हार्मोन सिंथेसिस। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइजोसोम। देखो लाइजोसोम की अगर अपन बात करते हैं, लाइजोसोम जो सिर्फ और सिर्फ, सीधी सी बात एक बार बता दूं मैं, सेल के अंदर किसी भी तरह के अगर डैमेजेस होंगे तो उसको हैंडल करने का काम किसका है? लाइजोसोम का है। और लाइजोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? डी डुवे ने की थी। किसने की थी बेटा? डी डुवे ने की थी। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो लाइजोसोम के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, हमने फेगोसाइटोसिस वर्ड सुना था 7th क्लास के अंदर, अमीबा के अंदर। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस याद करो, सूडोपोडिया फॉर्म होता है, फिर फूड अंदर आता है, फिर उसके चारों तरफ क्या होता है? फूड वेहिकल बन जाता है, वही की वही। और फेगोलाइसोसोम, फेगोसोम और लाइसोसोम इन दोनों से मिलकर के कौन सा वर्ड बना है? 1 मिनट मैं लिख ही देता हूं, फेगोसोम प्लस लाइसोसोम, इन दोनों से मिलकर के बना है वर्ड फेगोलाइसोसोम। ओके, पूरा का पूरा वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। चलें आगे। देखिए अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहा जाता है रफ ईआर। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 80S, एक होता है 70S। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। देखिए 70S की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो 50S है और एक 30S है। दोनों की काउंटिंग करेंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 30 + 50 कितना होगा? 80 होगा। जो 10 है वो एनर्जी लॉस में चला जाएगा। 80S की अगर अपन बात करते हैं तो 80S जो है 60S और 40S से मिलकर के बना हुआ है। देखो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़े। राइबोसोम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राइबोसोम के बाद में हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या है? डेड स्ट्रक्चर होती है और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अंदर इनकी साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली
इस तरफ अरेंज रहता है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स के अंदर इनकी साइज छोटी होती है, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कितना ही तूफान आए, कितनी आंधियां आए, फिर भी खड़े रहते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो वैक्यूल्स होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, चले फटाफट से। चलिए ठीक है, अब हम डायरेक्टली हमारी प्रैक्टिस वाले सेशन पे आ जाते हैं अब बस। ओके, फटाफट से आ जाओ। मैंने आप लोगों को ये वर्क दिया था, अब आ जाओ फटाफट से। पूरा का पूरा समरी है, पूरी की पूरी उसके बारे में बताया गया है। वैसे भी मैं पूरी की पूरी क्लास में आप लोगों को एक एक चीज समझा चुका हूं। फटाफट से आप लोगों के पास में पहला क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। बताइए। सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, लाइसोसोम को या राइबोसोम को? बताइए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूं, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अपन बात करते हैं, लिपिड और प्रोटीन। लाइसोसोम की अगर अपन बात करते हैं, सुसाइडल बैग। राइबोसोम की अगर अपन बात करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। WBC का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स। RBC की अगर अपन बात करें, रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करें तो हमारा जो क्लोटिंग होती है उसमें हेल्प करती है प्लाज्मा सेल। देखो ब्लड के साथ में एक येलोइश सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा सेल। ओके, फटाफट से देखो, बताइए 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 फटाफट से, हमारा आंसर क्या होगा? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में RBCs प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो ठीक है, एक बार आप लोगों को टाइम देता हूं मैं। किसका कनेक्शन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में? जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है, उसके साथ में किसका कनेक्शन है? गोल्जी अपैरेटस का, लाइसोसोम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? बताइए फटाफट से। अगर आप लोगों ने सही से और अच्छे से देखा होगा तो मैं आप लोगों को एक बार वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ले चलता हूं। अब देखिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखिए, अब आप लोगों को न्यूक्लियर एनवलप नजर आ रहा होगा और न्यूक्लियर एनवलप के साथ में आपको क्या नजर आ रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर्स नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किसके साथ में इसका कनेक्शन होता है। बताइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में किसका कनेक्शन रहेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना बेटा? सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन RER राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन। बताइए। RER बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, RER आर लोकेटेड ऑन, जो साइटोप्लाज्मिक साइड होती है ना, साइटोप्लाज्म जहां पे होता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसे कहा जाता है, वहीं पे ही तो प्रेजेंट होती है। एक बार बताओ, जो
RER है वो भी कहां पर है, साइटोप्लाज्म एरिया में ही है। इसके अलावा जो फ्रीली राइबोसोम्स हैं वो भी कहां है, सीधी बात है साइटोप्लाज्म में ही है ना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, वो ये, द टर्म गोल्जी अपैरेटस वाज कॉइन्ड बाय, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी 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 गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, याद आया, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, कैमिलो गोल्जी ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन की अगर अपन बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। बेंडा की अगर अपन बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था इसने, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। और कोलिकर जो था, कोलिकर ने डिस्कवरी की थी, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियोलस की बात कर रहा, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियोलस, आरएनए का, डीएनए का, हिस्टोन सिंथेसिस या राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस। अरे भाई राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस, अगर राइबोसोम्स हो जाएंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो हो ही जाएगा ना, और प्रोटीन अगर मिल जाएगा तो एनर्जी तो चाहिए हम लोगों को, बस बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे, सारे के सारे फंक्शंस अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बेसिक प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियस आर, बताइए, न्यूक्लियो हिस्टोन, न्यूक्लियोप्रोटामीन्स, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली आ जाना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस के नाम से ही हैं दोनों के दोनों। अब मैंने इतना अगर हिंट दे दिया तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, तो हमारा बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा वो ये, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 8 नंबर का, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट मसल सेल्स, एसिनर सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, लाइसोसोम, एरिथ्रोसाइट, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, सी इज द बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये तो आप लोग मुझे बता ही दोगे यार, ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस, डाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी तरह के डैमेजेस वगैरह होंगे, किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, लाइसोसोम है। हटूं, ये लो हट गया। ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस, डाइजेशन, यार मतलब है ना, है आंख बंद करके भी हमारे को इसका आंसर नजर आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक में कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, हु आइडेंटिफाई लाइसोसोम, देखिए आइडेंटिफाई की बात कर रहा है वो, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, आइडेंटिफाई की बात कर रहा है लाइसोसोम के, गलती नहीं करनी है। नाविकॉफ है, क्लाउडी है, पेलेड है, नन ऑफ द अबव है, बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नाविक ऑफ या नेविक ऑफ, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल द फॉलोइंग हैज राइबोसोम एक्सेप्ट न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है। All the following has ribosome except mitochondria, chloroplast, nucleus या cytoplasm। A is the correct answer, nucleus। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, in 70s राइबोसोम S stands for
एसआई यूनिट, सोल्यूबिलिटी फैक्टर, सेडबर्ग यूनिट, नन ऑफ दीज। एसआई यूनिट आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, सिस्टम इंटरनेशनल फिजिक्स में आप लोग देखते होंगे। सोल्यूबिलिटी फैक्टर की अगर अपन बात करें, केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया। सेडबर्ग यूनिट इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी। नेक्स्ट है हमारे पास में एटीएस राइबोसोम फाउंड इन यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोथ यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक प्लांट सेल। अरे भाई हमेशा यूकेरियोटिक के अंदर क्या होते हैं, एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि एटीएस और 70एस और एक प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, ये वर्ड तो हमें भूलना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में है, द सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम्स इंक्लूड। बताइए, एटीएस की बात करें, एटीएस की अगर अपन टोटलिंग की बात करते तो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था ना, 100 ही आ रहा था ना। तो 100 किसका हो रहा है यहाँ पे, क्या 40 प्लस नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो, इसका हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर भाई। 40s और 60s की होती है यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन, द सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम्स इंक्लूड। बताइए फटाफट। 70s इनकी टोटलिंग होती है 80। बताइए अगर की जाए तो वापस से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। 30s और 50s है ना, सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। नो समस्या, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स की बात कर रहा है, बताइए। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। अब बताइए इसका आंसर। आरएनए ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स। हमारा आंसर हो जाएगा आरएनए एंड प्रोटीन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में, द रफ ईआर इज स्पेशली वेल डेवलप्ड इन सेल्स एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस या सिक्रेटरी फंक्शंस। बताइए, रफ ईआर की बात कर रहा है, रफ ईआर, रफ ईआर है तो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है तो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो अब आपको इसका आंसर मुझे बता देना है। यार बेटा यार कितना सिंपल है यार, नहीं पता, नहीं जानते, जानते हो जानते हो, चलो ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि भाई राइबोसोम प्रेजेंट है ना यार बेटा, रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द न्यूक्लियस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम। बताइए न्यूक्लियस किसको कंटेन करता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनल है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी अपैरेटस की अगर अपन बात करते हैं तो क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करने का काम करता है। लाइसोसोम की अगर अपन बात करें तो क्या करते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी तरह के डैमेजेस वगैरह होते हैं तो उस डैमेजेस से बचाने का काम करते हैं, किसको, सेल को। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स, कहने का मतलब ये है जो हमारे अंदर पेरेंट्स से जो फंक्शन हो रहा है, या हम ये कहें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो किसकी वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से ही है। और क्रोमोसोम्स किसको कंटेन, क्रोमोसोम्स को कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है बेटा। डीएनए वगैरह आप लोगों को मैंने बताया था, या जीन वगैरह की हम बात करें, ये कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अरे यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा लेमा कहो, प्लाज्मा लेमा बात एक ही है। अगर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने आप लोगों को बताया था इसे को और क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सैंडविच मॉडल तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, सैंडविच मॉडल तो है ही ना यार, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 21, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर के बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनी है। एक मिनट, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी हुई, जिसे कहा जाता है लिपोप्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फटाफट से नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर ट्रू रिगार्डिंग ईआर? बताइए फटाफट से। फ्रेमवर्क बिल्कुल प्रोवाइड कराती है, बिल्कुल सही बात है। जो ईआर है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने का काम करती है। ईआर एक्ट्स इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। एसईआर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 23, लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही बात, दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। कौन? लाइसोसोम। भाई सेल के अंदर किसी भी तरह के डैमेजेस हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना अंदर से ही डैमेज आएगा, बाहर से भी तो डैमेज हो सकता है ना यार। तो उस सबके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लाइसोसोम से रेस्पॉन्सिबल है। 70 राइबोसोम्स अकर्स वायरस, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट एनिमल सेल। अरे यार, पहले टाइम पे पहली बात मैंने आप लोगों को कही थी कि पहले भी बता रहा हूं और लास्ट में भी बताऊंगा, क्या कि जो 70 राइबोसोम्स होते हैं वो कहां होंगे? प्रोकैरियोटिक के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइबोसोम्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, बताइए, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए। अब तो इतना आइडिया लग गया होगा राइबोसोम्स के बारे में कि अगर मैं आप लोगों से नींद में भी पूछूं ना तो आप लोग उसका आंसर कर दोगे, है ना? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी इज द करेक्ट आंसर, आरएनए। आरएनए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना बेटा? ओके, अब आप लोगों से मैं जो क्वेश्चन करना चाहता हूं वो ये कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक कोई समस्या नहीं होगी। और आज जो हमने प्रैक्टिस देखा है प्लस इसके अलावा रिवीजन देखा है, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं, वहां पे जाकर के पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद में जब आप इस प्रैक्टिस वाले सेशन को करोगे तो मेरी गारंटी है आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे, गारंटी। ओके, नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की वो ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए क्लासरूम के ऊपर हम लोगों ने होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया है। क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 वहां पे अवेलेबल है। आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे देखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। और जैसे ही हम लोग ऑनलाइन होंगे आप लोग हमसे बहुत अच्छी तरीके से मुखातिब हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।